रिपेयरिंग में आया है किंग कंपनी का डेमोलिशन हैमर। और बात करें प्रॉब्लम की तो आपकी आंखों के सामने है कि इसका गियर बॉक्स टूट चुका है। और इसका सीधा रीज़न ये है कि कनेक्टिंग रॉड क्रैंकशाफ्ट से अलग हुआ और गियर बॉक्स के साथ टकराया, जिसके कारण गियर बॉक्स डैमेज हो गया है। तो इसमें खर्चा भी काफ़ी ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि अंदर हमें कई सारी चीज़ें ऐसी मिलेगी जो ख़राब हो चुकी है। तो सबसे पहले हम इस ऑयल कैप को ओपन करके अंदर की कंडीशन देखते हैं कि अंदर क्या क्या नुकसान हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका कनेक्टिंग रॉड क्रैंकशाफ्ट से अलग हो चुका है और हमें कनेक्टिंग रॉड चेंज भी करना होगा, क्योंकि ये डैमेज हो चुका है और क्रैंकशाफ्ट भी पूरा घिस चुका है, तो हमें इसे भी रिप्लेस करना ही होगा। मशीन के अंदर और भी नुकसान हुआ होगा, तो इसके लिए हमें इसके नेक को ओपन करना होगा। तो जल्दी से इसके नेक के चारों स्क्रू को ओपन करेंगे। पिस्टन को बाहर निकालेंगे। पिस्टन पिन को बाहर निकाल के हम पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड से अलग कर लेंगे। कनेक्टिंग रॉड तो पूरा बेंड हो चुका है और जो इसका होल है जहाँ पे ये क्रैंकशाफ्ट के साथ अटैच होता है वो भी बड़ा हो गया है, तो हम इसका वापस यूज़ नहीं कर सकते, हम इसे चेंज करना होगा। और बात करें पिस्टन की, तो पिस्टन में कोई दिक्कत नहीं लग रही, ये सही है। एक बार ओरिंग चेक करते हैं, तो ओरिंग में तो दिक्कत नहीं है, पिस्टन का ओरिंग भी एकदम सही है, तो हमें ओरिंग चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें गियर बॉक्स के अंदर क्रैंकशाफ्ट को चेंज करना है, तो इसके लिए हमें मशीन को अंदर से ओपन करना होगा, पूरे स्विच हैंडल को ओपन करना होगा और सबसे पहले हम निकालेंगे इसके कार्बन ब्रश को। यहाँ पे जो मशीन के साथ प्लास्टिक कवर अटैच हैं, इनके स्क्रू भी नहीं लगे हैं, ये बस एक स्क्रू पे टिका है, तो हम बाकी के 3 स्क्रू भी लास्ट में लगा देंगे। तो चलिए अभी के लिए हम कार्बन ब्रश निकालते हैं। ये वाला कार्बन तो 75% अभी बचा हुआ है, तो हमें कार्बन ब्रश चेंज करने की नीड तो नहीं है। दूसरे वाले को देखते हैं, तो ये भी इतना ही होगा। ये भी एकदम सही है। अब हम स्विच हैंडल को ओपन कर लेंगे। मशीन को हमें पूरा ओपन करना है, तो हम इस स्विच हैंडल को अलग कर लें तो अच्छा रहेगा। अगर वायर इसके साथ अटैच रहा तो ये हैंडल इधर उधर हिलेगा और वायरिंग भी सारी निकल जाएगी। तो इससे अच्छा है कि जो फील्ड के 2 वायर हैं उनको हम पहले अलग कर लें और स्विच हैंडल को साइड में कर दें। वायर टेप सूख चुका है, तो मुझे इसे निकालने की बजाय इसे कट कर लेना चाहिए। फील्ड कॉइल का दूसरा वायर इसके स्विच के साथ अटैच है, तो हम सिंपली स्क्रू ड्राइवर का यूज़ करके इसको अलग कर लेंगे।
स्क्रू को वापस स्विच में लगा देते हैं ताकि ये गुम ना हो जाए। और अब हम स्विच हैंडल को अलग कर सकते हैं। हमने सारी वायरिंग निकाल ली। तो अब जो ये एक प्लास्टिक कवर अटैच है एक स्क्रू के साथ, इसे हम बाहर निकालेंगे। सारी कवरिंग हट चुकी है। अब हम इसकी प्लास्टिक बॉडी से गियर बॉक्स को अलग कर सकते हैं। इसके लिए हमें बस ये चारों स्क्रू को ओपन करना होगा। स्क्रू ड्राइवर का यूज़ करते हैं। पीछे यहाँ पे एक रिंग लगा है, ये बॉडी में अटैच है, तो इसे ऐसे ही रहने देंगे। आर्मेचर के पीछे वाला बैरिंग एकदम सही है और जो मिडल प्लेट है वो अभी भी गियर बॉक्स के साथ अटैच है। तो ये दो स्क्रू ओपन करके हम गियर बॉक्स को पूरा अलग करेंगे। यहाँ पे आर्मेचर बहुत इजीली बाहर आ गया। तो यहाँ पे एक दिक्कत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आर्मेचर बैरिंग के अंदर इतना लूज़ नहीं रहना चाहिए। और यहाँ पे दिक्कत बैरिंग की नहीं है, जो आर्मेचर का शाफ्ट है वो कट चुका है। तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास इसका सॉल्यूशन है। और ये 6001 बैरिंग, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें हाइड्रोलिक प्रेस का यूज़ करके इसके गियर को बाहर निकालना होगा। और यहाँ पे प्ले भी बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब जो गियर बॉक्स के अंदर बड़ा बैरिंग लगता है 6303, ये भी डैमेज हो चुका है। तो इसे भी हम चेंज कर देंगे। फ़िलहाल गियर को बाहर निकालते हैं। स्पिंडल गियर से अलग हो चुका है, इसे हाइड्रोलिक प्रेस से बाहर निकालते हैं। गियर बॉक्स को उल्टा करके गियर को बाहर निकाल लेंगे। तो ये है इसकी गियर की कंडीशन, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये ओके है। अब हमें जो इसका क्रैंक शाफ्ट है इसे वापस नीचे की तरफ पंच करना होगा, क्योंकि गियर और क्रैंक शाफ्ट के बीच में जो की लॉक आता है वो अभी भी अंदर फंसा है। तो हमें इसे बाहर निकालना होगा। अब हम की लॉक को निकाल सकते हैं। तो ये है इसका की लॉक, इसको साइड में करते हैं और अब क्रैंक शाफ्ट को बाहर निकाल लेंगे। क्रैंक शाफ्ट के साथ हम कनेक्टिंग रॉड को लगा के देखते हैं कि एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ है। तो यहाँ पे आप गैप देख सकते हो कितना ज़्यादा है। इतना गैप रहा तो कनेक्टिंग रॉड क्रैंक शाफ्ट से वापस अलग हो जाएगा और गियर बॉक्स को वापस डैमेज कर देगा। तो हमें गियर बॉक्स के साथ इन दोनों को भी चेंज करना होगा। सबसे पहले हम पुराने वाले गियर बॉक्स के अंदर से इस ऑयल सील को बाहर निकाल लेंगे। ये एक साइड से अंदर की तरफ दबा हुआ है, तो इसे निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास एक दूसरा तरीका भी है। हम पहले इस सर क्लिप को बाहर निकाल लेंगे और इसके बाद इस बैरिंग को बाहर निकालते हैं। तो हम इस ऑयल सील को ऊपर की तरफ भी बाहर निकाल सकते हैं। तो इस तरीके को अप्लाई करते हैं। पहले इस सर क्लिप को बाहर निकालते हैं। नए गियर बॉक्स में हम इसी सर क्लिप का यूज़ करने वाले हैं। बैरिंग इतनी आसानी से बाहर नहीं आने वाला,
हमें चिल्लम और हथौड़ी का यूज़ करना होगा। इस गियर बॉक्स के अंदर बेरिंग बहुत ज़्यादा टाइट है और ऊपर ऑयल सील आने के कारण बेरिंग के ऊपर दबाव भी नहीं पड़ रहा। दूसरी बड़ी चिल्लम का यूज़ करते हैं। यहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं है, बेरिंग अपनी जगह से थोड़ा भी नहीं हिला है। हमें कोई और तरीका देखना पड़ेगा। ऊपर की तरफ ये आ नहीं रहा क्योंकि एक साइड से बेंड है। एक और चिल्लम का यूज़ करते हैं, पर ये तो बेरिंग के अंदर से सीधा ही निकल गया। तो अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें बस चिल्लम लगा के ज़ोर से हथौड़ी से मारना होगा। अगर ऑयल सील डैमेज हो गया तो हम इसे भी चेंज करेंगे। ऑयल सील को मैंने तोड़ लिया है और अब हम इसे वापस काम में नहीं ले सकते, हमें इसे नया ही डालना होगा। पर अब हम इस बेरिंग को निकाल सकते हैं। वैसे ये बेरिंग हमारे कोई काम का है नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी ख़राब है, इसमें बहुत ज़्यादा प्ले है। बेरिंग को हमने बाहर निकाल लिया है और ये टूटा हुआ ऑयल सील का टुकड़ा और ये है ख़राब हुआ बेरिंग जिसमें बहुत ज़्यादा प्ले है। अभी भी पुराने गियर बॉक्स से एक चीज़ निकालनी बाकी है, वो है ये कवर जिसके 3 स्क्रू लगे हैं, तो इसे भी हम बाहर निकाल लेंगे। तो ये है हमारे पास इसका नया गियर बॉक्स जो क्राफ्टमैन का है। और यहाँ पे आपको डाउट होगा कि मशीन किंग कंपनी का है और जो गियर बॉक्स है वो क्राफ्टमैन का। तो दोस्तों क्राफ्टमैन ने भी ये मॉडल कॉपी कर रखा है, तो यहाँ पे हम इस क्राफ्टमैन के प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं और आप इसे ऑर्डर भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। हमने ऑयल सील को डैमेज कर लिया था, तो यहाँ पे ज़रूरत होगी एक नई ऑयल सील की और साथ ही में एक कनेक्टिंग रॉड, एक क्रैंकशाफ्ट और एक बेरिंग की जिसका नंबर है 6303 और एक पिस्टन पिन भी। तो सबसे पहले हम गियर बॉक्स के अंदर बेरिंग को फिट करने वाले हैं। इसके लिए हम यूज़ करेंगे एस्ट्रल का बेरिंग रिटेनर ताकि बेरिंग गियर बॉक्स के अंदर अच्छे से चिपका रहे। बेरिंग रिटेनर अच्छे से अप्लाई हो चुका है और अब ये रेडी है, हम इसके अंदर बेरिंग को पंच कर सकते हैं। गियर बॉक्स नया है तो बेरिंग इसमें टाइट ही रहेगा, तो हमें चिल्लम और हथौड़ी का यूज़ करना होगा।
तो यहाँ पे बेरिंग अच्छे से पंच हो गया है और अब इसके ऊपर रिंग लॉक को लगा देंगे। यहाँ पे हम लगाएंगे ऑयल सील को। बेरिंग और ऑयल सील को हमने गियर बॉक्स के साथ अटैच कर दिया है। अब हम इसके साथ क्रैंकशाफ्ट अटैच करने वाले हैं। तो पहले तो इसको रैपर से अलग करते हैं। हम यहाँ पे दारा कंपनी का क्रैंकशाफ्ट यूज़ कर रहे हैं जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और अब हम क्रैंकशाफ्ट को बेरिंग के साथ अटैच करते हैं। अब हम इसके साथ गियर अटैच कर सकते हैं, पर इससे पहले हमें इसमें 2 की लॉक लगाने होंगे। जो पुराना क्रैंकशाफ्ट था उसका की लॉक अलग था, इसका अलग है। ये 2 की लॉक हमारे पास पुराने पड़े थे तो हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। ये अपनी जगह पर चिपके रहें इसके लिए हम थोड़ा सा ग्रीस अप्लाई करेंगे। अब हमें हाइड्रोलिक प्रेस के पास जाना होगा। उसके अंदर गियर को हम प्रेस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने गियर को क्रैंकशाफ्ट के साथ अटैच कर लिया है और हमने गियर बॉक्स को पूरा कंप्लीट फिट कर लिया है। अब बाकी है तो इस पे लगने वाला मिडल प्लेट, जिसमें प्रॉब्लम है कि आर्मेचर बेरिंग के अंदर लूज़ है। तो यहाँ पे हम छोटे स्क्रू ड्राइवर का यूज़ करके आर्मेचर के शाफ्ट पर छोटे छोटे खड्डे बना लेंगे ताकि बेरिंग इसमें फिट हो जाए। मिडल प्लेट को मैंने आर्मेचर के साथ अटैच कर लिया है। बस दिक्कत ये है कि रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया था तो ये पार्ट मैं आपको नहीं दे पाऊँगा। फिर भी अगली कोई रिपेयरिंग आएगी उसमें देखेंगे। बाकी अभी हम गियर के ऊपर ग्रीस अप्लाई करते हैं। मिडल प्लेट को अटैच करने से पहले हम क्रैंकशाफ्ट के साथ 6001 बेरिंग को अटैच कर लेंगे। अब मिडल प्लेट को गियर बॉक्स के साथ अटैच करते हैं और इसके बाद हम इसके दोनों स्क्रू लगा के इसे फिक्स कर देंगे। और अब इस पूरे सिस्टम को हम प्लास्टिक बॉडी के साथ अटैच करने वाले हैं। इसके बाद हम नेक को अटैच करेंगे। पहले हम प्लास्टिक बॉडी और इसके बाद इसके स्विच हैंडल को अटैच करके बैक साइड का पूरा काम कंप्लीट करने वाले हैं। एक बार मैं आर्मेचर को हिला के चेक करूंगा क्या ये बॉडी में लूज तो नहीं है। तो यहाँ पे ऐसी कोई समस्या नहीं है, बेरिंग बॉडी में अच्छी तरीके से फिट है। जल्दी से चारों स्क्रू लगा के प्लास्टिक बॉडी को फिक्स करते हैं। स्विच हैंडल से पहले हमें इस प्लास्टिक कवर को लगाना होगा। हमने जब इसे ओपन किया था
तब ये बस एक स्क्रू पे अटका हुआ था, पर अब हम इसके चारों स्क्रू लगा देंगे। ये स्क्रू अटक गया है, तो यहाँ पे स्क्रू की लेंथ ज़्यादा है, हमें इससे छोटी लेंथ वाला स्क्रू का यूज़ करना होगा। शायद इससे हमारा काम बन जाएगा। जो नीचे दो स्क्रू हैं वहाँ पर हम लंबी लेंथ के स्क्रू लगा सकते हैं, क्योंकि अंदर डीप बहुत ज़्यादा है। अब हम स्विच हैंडल को अटैच कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ करना है नहीं, बस हैंडल को अटैच करना है। और जो दो वायर हमने निकाले थे, एक स्विच के अंदर से निकाला था और एक फील्ड के साथ सीधा अटैच था, तो उन्हें वापस कनेक्ट करना है। वायरिंग को हमने एडजस्ट कर लिया है और अब स्विच हैंडल को बंद कर देंगे और इसके जो स्क्रू हैं इन्हें लगा के इसे एक जगह फिक्स कर देंगे। स्विच हैंडल को हमने बंद कर लिया है और अब बस इसके कार्बन ब्रश बाकी हैं। इन्हें भी लगाने के बाद हमने बैक साइड से मशीन का पूरा काम कर लिया है, हमें सिर्फ नेक का काम करना है। अब हम मशीन को एक बार ऑन करके देखेंगे क्या ये सही से वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे मशीन अच्छे से वर्क कर रहा है, कोई स्पार्किंग भी नहीं है। तो अब हम इसके नेक का काम करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर लगाएंगे हम जेल ग्रीस को। थोड़ा ग्रीस इसके स्ट्राइकर की ओरिंग पर भी लगाएंगे और इसको नेक के अंदर कुछ इस तरीके से डाल देंगे। अब हमें कनेक्टिंग रॉड को पिस्टन के साथ अटैच करना होगा। यहाँ पे हमने कनेक्टिंग रॉड भी धारा कंपनी की यूज़ की है,
जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का स्पेयर पार्ट्स बनाती है। तो इसको रैपर से बाहर निकालते हैं और हमें पिस्टन के अंदर थोड़ा ग्रीस लगाना होगा। पिस्टन पिन का यूज़ करके इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे। एक साइड से पिस्टन पिन थोड़ा बाहर लग रहा है, अभी सही है। अब हम कनेक्टिंग रॉड को क्रैंकशाफ्ट के साथ अटैच कर सकते हैं। पिस्टन की ओरिंग के ऊपर थोड़ा सा जेल ग्रीस अप्लाई करेंगे। अब हम नेक को गियर बॉक्स के साथ कनेक्ट करने जा रहे हैं। इसके चारों स्क्रू लगा के इसे भी फिक्स कर देंगे। अब बस दो चीज़ें बाकी है, एक इसका ऑयल कैप और उसके ऊपर ये एक 3 स्क्रू वाला कवर। तो पहले हम इस कवर को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ है जिसे हमने रिपेयरिंग के दौरान अनदेखा कर दिया, वो है इसका ऑयल कैप जो डैमेज हो चुका है। और हमारे पास इसका ओरिजिनल ऑयल कैप नहीं है। जो दूसरा नॉर्मल 7 किलो का ऑयल कैप है वो इसमें पूरा ढीला है, इसमें फिट नहीं हो रहा। तो हम कोई पुराना देखते हैं, शायद हमारे पास स्टॉक में पड़ा हो। तो एक ऑयल कैप मिल ही गया, ये भी पुरानी एक किंग की डेमोलेशन हैमर का है, तो यहाँ पे लग जाएगा और ये सही भी है। तो गियर बॉक्स के अंदर हम थोड़ा जेल ग्रीस और डालेंगे और इसके बाद हम इस ऑयल कैप को लगा देंगे। तो मशीन में जो भी दिक्कत थी वो हमने दूर कर दी है और अब इसका फाइनल रिज़ल्ट देखना है। तो इसके अंदर लगा लेंगे एक चीज़ल बिट को और अब मशीन को ऑन करके देखते हैं। तो यहाँ पे मशीन सही से काम कर रहा है और अच्छे से हैमरिंग भी कर रहा है।